सम्मानित देश प्रेमियों, आदरणीय माताएं, बहनें, देश के भविष्य कर्णधार हमारे नवयुवक भाइयों, बेटियों, भारत भारती की ओर से जय हिंद। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का आज 6वां एपिसोड आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। यह रपट पेश करने से पहले आप देखेंगे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर, तो आज के रिपोर्ट से संबंधित भारत भारती की कुछ आवश्यक जानकारियों की फ़ोटोकॉपी व अखबारों की रपट फ़ोटो के द्वारा आप तक पहुंचाई गई है। उनमें जो प्रमुख देखने की चीज़ें हैं, उसमें मुख्यतः सरदार भगत सिंह जी के जूते का और घड़ी का चित्र है। आपको ये देखकर महसूस होगा और उद्गार भी होगा कि हमने भगत सिंह जी का जूता और घड़ी वो कैसा पहनते थे, कैसी पहनते थे, इसका अनुभव होगा। उसी के साथ आपको एक फ़ोटो में सरदार भगत सिंह जी के चचेरे छोटे भाई राजेंद्र सिंह जी और जयदेव कपूर जी की गले मिलती हुई फ़ोटो दिखाई देंगी। तीसरी फ़ोटो में इस वार्षिक नैतिक अलंकरण आयोजन में श्रोता के रूप में आई हुई पब्लिक की उपस्थिति दिखाई देगी। इसमें जो पेपर अखबारों की रपट है, उसको भी आप अगर समय मिले तो अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सी मार्मिक बातें जो न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा जी ने और जयदेव कपूर जैसे क्रांतिकारी ने अपने विचार रखे हैं, पढ़कर आपको देश से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातों की जानकारियाँ मिलेंगी। ये आज के कार्यक्रम का कुछ विशेष कुछ पक्ष हैं जिन पर मैं आपको जानकारी दूं कि आज के इस वक्तव्य में सन 84 और 85 की रात भोर में विश्व के सबसे बड़े बीभत्स गैस त्रासदी का कांड जो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके चित्रण से आप परिचित हैं। लेकिन जिन चित्रण से आप वंचित रह गए हैं और वो खास पक्ष रहा है उस गैस त्रासदी का, जिसे भारत भारती ने अपने प्रयासों से खोजा और उसको उजागर किया और उसके बाद उस
शख्सियत को लोगों ने पहचाना। उसका जिक्र अभी मैं करूँगा। दूसरा जो मुख्य एक और पक्ष है वो यह है कि जिला इलाहाबाद का एक रिक्शे वाले की को लोग कितनी हीन भावना से देखते हैं या उसकी समाज में क्या स्थिति है ये पूरा समाज जानता है। बावजूद उसकी कटिबद्धता, उसका त्याग और उसकी कर्मठता को जानकर को ये लगेगा कि हर इंसान में वो मानवीय गुण अवश्य होते हैं। वो प्रकट कब होंगे ये परिस्थिति बताती है या ईश्वर की प्रेरणा से बनता है। इन दो पक्षों को सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा। भोपाल गैस त्रासदी की जिस रात्रि में गैस में विस्फोट हुआ और वो प्राणघातक गैस जब रेलवे स्टेशन के बगल में जो था जब फैला तो भोपाल स्टेशन बहुत छोटा कोई था नहीं, बड़े स्टेशनों में माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऐसे स्थान पर जब वो प्राणघातक गैस का रिसाव हुआ तो लोगों के प्राण पखेरु उड़ने लगे। मतलब इतनी जहरीली गैस थी कि लोग भाग भी नहीं पाए और हजारों लोगों के प्राण उसी स्टेशन के इर्द गिर्द निकल गए। उसी दौरान पूरा स्टेशन खाली हो गया। कर्मचारी, यात्री, जितने भी लोग थे सब अपने प्राण ले लेकर भागने लगे। पूरा स्टेशन खाली हो गया। स्टेशन अधीक्षक जिनका कमरा ग्लास के डोर से बंद था, इसलिए गैस का प्रवेश उनके कमरे तक उतनी जल्दी नहीं हुआ जितना जल्दी होना औरों के लिए हुआ। ऐसे वक्त स्टेशन अधीक्षक जो हजारों व्यक्तियों के लिए देवपुरुष सिद्ध हुए, उन्होंने अनुभव किया कि इतनी बड़ी त्रासदी है, स्टेशन से लोग भाग चुके हैं, पता नहीं क्या दशा है। तो उस समय जो भोपाल के लिए इंटर मांगने वाली आउटर पर खड़ी हुई रेलगाड़ियां थीं, उनको उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर करके रोकने का प्रयास किया और आउटर पर खड़ी हुई सभी यात्री गाड़ियों को उन्होंने रोक दिया और इसी क्रम में को संपन्न करते करते गैस उनके कमरे में प्रवेश हुई और वह लैंडलाइन टेलीफोन का रिसीवर लिए ऑन टेबल ऑन ड्यूटी उसी कमरे में दिवंगत हो गए। ऐसे शख्सियत को, यूँ तो वो कर्मचारी थे, जैसे सभी मरे उसी तरह उनकी भी मौत मान ली गई। लेकिन जब इसका विश्लेषण भारत भारती की नज़र में आया तो भारत भारती की टीम भोपाल कुछ दिनों बाद गई। पता लगाया तो सही स्थिति वही हुई जो मैंने इसके पहले आपको बताई थी। ऐसे स्टेशन मास्टर जिनका नाम श्री हरीश धुर्वे है। हरीश धुर्वे एक आदिवासी समुदाय का वर्ग होता है धुर्वे। ऐसे कर्मयोगी स्टेशन मास्टर को भारत भारती ने 1986 में मरणोपरांत लोक भूषण अलंकार से सम्मानित करने की घोषणा की।
और यह घोषणा जब मध्य प्रदेश के अखबारों में अंकित हुई और प्रसारित हुई, तब मध्य प्रदेश के लोगों ने यह जाना कि ऐसे कटिबद्ध और त्यागी स्टेशन मास्टर भोपाल को मिला था। उसी समय भारत भारती को तो केवल सम्मान देने की बात थी, लेकिन जब ये प्रसार हुआ, उस समय भोपाल जनपद में कोई विधायक की सीट जो चुनाव के लिए रिक्त थी, जहाँ उपचुनाव होना था, उस उपचुनाव में भारत भारती की जागरण की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरीश धुर्वे की पत्नी को अपना प्रत्याशी घोषित किया और चुनाव के बाद उनकी पत्नी विजयी हुई। ऐसे कटिबद्ध त्यागी व्यक्ति को, जिसे हम अपनी भाषा में गुदड़ी का लाल कहें तो कम है, लेकिन जनमानस ऐसी व्यक्तियों को महत्व नहीं देता। अगर भारत भारती ने इतनी ज्वलंत स्थिति न पैदा की होती तो शायद वो भी समय के उसमें विलीन हो गए होते, लेकिन मरणोपरांत उनके परिवार को, उनकी पत्नी को जो सम्मान समाज ने, जनता ने दिया और उन्हें विधायक बना दिया, वे उन्होंने भारत भारती के प्रति घोर घोर कृतज्ञता ज्ञापित किया और भारत भारती को यह गौरव महसूस हुआ कि हमने सही व्यक्ति, सही पात्र को यह सम्मान दिया और उनको पहुंचाया। ठीक इसी तरह उस रिक्शे वाले की जिक्र मैं करूंगा जो इलाहाबाद के सराय इनायत थाने का रहने वाला ननकू रिक्शे वाला अपना रिक्शा लेकर इलाहाबाद के शास्त्री ब्रिज के बगल से गुजर रहा था। पुल के किनारे दो दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री जो संगम स्नान करने की नियत से इलाहाबाद उतर गए थे या आए थे, वो अचेता अवस्था में पुल के किनारे पड़े थे। भीड़ें लगी थीं, लेकिन किसी ने उनको, केवल दर्शक बनने के अलावा पब्लिक में किसी ने उनका योगदान या सहयोग नहीं किया। वो तो बेचारे अचेता अवस्था में थे। ननकू रिक्शे वाले ने भी उस भीड़ को देखकर रिक्शा खड़ा किया और देखा तो उसको ये लगा कि इनको सहायता की ज़रूरत है। उसने उन दोनों यात्रियों को अपने रिक्शे पर बैठाया। लोग हतप्रभ रह गए कि ये कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, और ये वो रिक्शे वाले ने बिना किसी भय के, जबकि आजकल कानून, समाज और व्यक्ति ऐसे लोगों को बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देता कि कहीं ऐसा ना हो कोई कानून का शिकंजा उसके गले में लग जाए, लेकिन वो अनपढ़, निर्धन, चेतना शून्य जैसे व्यक्ति को, रिक्शे वाले को ज्ञान आया, समझ आई। उसने रिक्शे पर उन दोनों यात्रियों को बैठाया और सीधे मेडिकल कॉलेज में ले जाकर स्वयं अपनी गार्जियनशिप में भर्ती कराया। रिक्शा चलाना बंद कर दिया और 15 दिन तक उन यात्रियों की सेवा की। भगवान का आशीर्वाद उसे मिला और उन यात्रियों को जीवन दान मिला। उन यात्रियों के ठीक होने पर रिक्शे वाले को उन्होंने धन्यवाद दिया, कुछ आश्वासन भी दिया कि हम अपने घर पहुंचकर तुम्हारी यथाशक्ति मदद करेंगे। अब वो ईश्वर जाने कि उन्होंने
क्या किया, रिक्शे वालों के प्रति उसका क्या सद्भाव रहा। भारत भारती को जब यह जानकारी मिली तो हम ऐसे रिक्शे वाले को भी देवदूत ही कहेंगे उन यात्रियों के लिए, और उस रिक्शे वाले के प्रति नतमस्तक भारत भारती ने उसको भी लोक रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। और इलाहाबाद के लोगों ने जब उसे अखबारों में पढ़ा तो वहाँ के लोगों को ये महसूस हुआ कि काश मैं पीछे क्यों रह गया। ये दो घटनाएं नैतिकता की ऐसी जीती जागती तस्वीर हैं, ऐसे घटना हैं, ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल हुए कि जिससे लगता है कि नैतिकता के ऊपर भारत भारती का जो एक आवाहन है, जो एक सौगंध है, उस पर कहीं न कहीं चेतना जागृत है। केवल उसके खोजने की ज़रूरत है और हमको वो पात्र मिले, इसका हमें स्वाभिमान भी है, संतोष भी है और गर्व भी है। अब हम आपको भारत भारती के नैतिक अलंकरण वार्षिक समारोह की ओर ले आते हैं। वर्ष 1982 से प्रत्येक वर्ष भारत भारती अपने आदर्श पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को अपना अलंकरण दिवस मनाती है। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन होता है। इस दिन भारत भारती एक आयोजन नैतिक अलंकरण का करती है, जिसमें मैंने बताया कि इन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शेष और जिन व्यक्तियों को भारत भारती ने सम्मानित किया, इन सम्मान लेने वालों में जो व्यक्तित्व थे उनकी जिक्र अभी मैं करूंगा। उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस आयोजन में हमारे आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के चर्चित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा जी थे। विशिष्ट अतिथि सरदार भगत सिंह जी के चचेरे छोटे भाई राजेंद्र सिंह जी थे और भारत भारती के प्रेरक क्रांतिकारी श्री जयदेव कपूर जी और इलाहाबाद नव भारत टाइम्स के स्थानीय ब्यूरो प्रमुख श्री राम नरेश त्रिपाठी थे। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा जी के विषय में हमारे उम्र के लगभग के जो लोग हैं आज जीवित हैं, उन्हें अच्छी तरह जगमोहन लाल जी के नाम से वो परिचित हैं। वो भारत के एक ऐसे जुझारू और दिशा बदल देने वाले न्यायमूर्ति थे, जिन्होंने अपने फैसले से देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। और ऐसे जगमोहन लाल सिन्हा जी को जब सुल्तानपुर आने की चर्चा हुई, अखबारों ने उसमें प्रकट किया, कई एक बार चर्चाएं बढ़ी समाज में, तो केवल जगमोहन लाल जी को देखने के लिए सुल्तानपुर के कोने कोने से लोग आए, जिसमें बुद्धिजीवी भी थे, अधिवक्ता भी थे, हमारे स्थानीय दीवानी और कलेक्ट्री के न्यायमूर्ति लोग भी थे और आम जनता भी थी। इस तरह से केवल उनको देखने, और मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने देखा
कि कम से कम 200-250 लोगों ने तो उनके चरण स्पर्श किए। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का वक्तव्य, जिसकी कटिंग मैंने आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाली है, उसे आपको यदि समय मिले और आपकी रुचि हो तो अवश्य पढ़ें और देखें कि उन्होंने अपने विचार में, अपने वक्तव्य में देशवासियों के लिए क्या कहा और क्या दिशा निर्देश दिया। उसी तरह से जयदेव जी का भी वक्तव्य